ठीक है। अलग अलग स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। के की वैल्यू अगर स्मॉल है तो स्प्रिंग कैसी है, सॉफ्ट स्प्रिंग है। कैसी स्प्रिंग है, सॉफ्ट स्प्रिंग है। और सॉफ्ट स्प्रिंग वो स्प्रिंग होती है जिसको खींच पाना और दबा पाना दोनों ही क्या होता है, आसान होता है। और के अगर लार्ज है तो ऐसी स्प्रिंग को हम हार्ड स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्प्रिंग को खींच पाना और दबा पाना दोनों ही क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, जब हम ये फोर्स लगा रहे होते हैं तो स्प्रिंग भी अपना अंदर की तरफ फोर्स लगाती है और उसकी वैल्यू होती है माइनस के एक्स। इसे कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। इसे क्या कहते हैं, माइनस। ये बता रहा है कि भैया एक्स आपका राइट साइड में हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है के एक्स, और माइनस के एक्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स है जो आपके अप्लाइड फोर्स से उल्टा लगता है। ठीक है, अब आता है भैया पोटेंशियल एनर्जी। क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जब आप स्प्रिंग को खींच रहे थे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कितने फोर्स का इस्तेमाल करके, के एक्स का। किसका इस्तेमाल करके, के एक्स का। तो किसी इंस्टेंट पर स्प्रिंग के अंदर जो एलोंगेशन आई थी वो कितनी आई थी, डी एक्स। तो वर्क कितना होगा, वर्क होगा आपका डी डब्ल्यू होगा, और वो किसके बराबर होगा, एफ इंटू में डी एक्स के। तो डी डब्ल्यू एफ की वैल्यू कितनी है, के एक्स, ये क्या हुआ, डी एक्स। टोटल वर्क डन, हम मान लीजिए ये तो किसी इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर डी एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ था स्प्रिंग के अंदर, आपने इतना वर्क किया। ठीक है, टोटल वर्क निकालना तो क्या करेंगे, टोटल वर्क के लिए टोटल वर्क। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू। के बाहर आ गया, ये क्या, एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, तो डब्ल्यू इक्वल्स में क्या हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका वर्क। और जो भी वर्क करते हो आप, ठीक है, वही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ये होती है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है कि एफ जो होता है आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स, वो किसके डायरेक्टली होता है, एक्स के। तो ये है आपका एफ, ये है आपका एक्स, डायरेक्टली है, इसलिए ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्राइंगल। और आपको पता है एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ क्या देता है आपको, वर्ग देता है। तो भैया वर्ग क्या हुआ, एरिया क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया का तो हाफ बेस इंटू में हाइट। हाँ देखिए, बेस क्या है, एक्स है, और हाइट क्या है, एफ है। भैया हाफ बेस क्या है आपका, एक्स, हाइट क्या है, एफ। तो इसको सॉल्व करके लिखोगे, एक्स, एफ की वैल्यू क्या है बेटा, के एक्स। तो के एक्स ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इक्वल्स में हाफ के एक्स स्क्वायर। और यही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वहां पर आती है जहां पर आप वर्क कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में भी कोई दूसरी चीज वर्क कर रही हो। पत्थर को उठाने पर पोटेंशियल एनर्जी आती है, क्यों भैया, क्योंकि जब आप पत्थर को उठा रहे होते हो तो ग्रेविटी भी नीचे खींच रही होती है। कोस्को को बॉल को जब आप प्रेस कर रहे होते तो कोस्को की बॉल आपके अगेंस्ट में बाहर की तरफ धकेल रही होती है खुद को। तो मतलब जहां पर भी आपके अगेंस्ट में काम हो रहा हो, आप काम करो, आपके अगेंस्ट में कोई दूसरा काम कर रहा हो फोर्स, तो वहां पर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। स्प्रिंग को जब आप बाहर की तरफ खींच रहे थे तो स्प्रिंग खुद को अंदर की तरफ खींच रही थी, नहीं खींच रही थी, किस फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है। तो यहां पर भी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क करोगे किसके बराबर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगा। ठीक है, देखिए स्प्रिंग के ऊपर बहुत सारे वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन आते हैं कि भैया अगर एक स्प्रिंग को, दो स्प्रिंग है अपने पास, उसका एक का के ज्यादा है, दूसरे का के कम है। ठीक है, ये स्प्रिंग नंबर फर्स्ट है जिसका के ज्यादा है, और ये स्प्रिंग नंबर सेकंड है इसका के कम है। ठीक है, अगर दोनों को मैं सेम अमाउंट में खींचूं, दोनों को मैं सेम अमाउंट में खींचूं तो वर्क किस में ज्यादा करना पड़ेगा मुझे, K1 में। ऑब्वियस सी बात है ना। समझिए कैसे, क्योंकि भैया देखिए अगर आपको पता है K1 वाली जो स्प्रिंग है आपकी वो हार्ड स्प्रिंग है, और K2 वाली जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट स्प्रिंग है, और दोनों को अगर आप सेम अमाउंट में खींचना चाहते हो तो आपको भैया वर्क कहां ज्यादा करना पड़ेगा। अब इसको प्रूफ करना होता है। अब तो आपको पता लग गया कैसे है। ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं। तो भैया हमें पता दोनों को सेम अमाउंट में खींचना है ना। ठीक है, चलो, तो x1, चलो x1 इज इक्वल्स टू में x2। दोनों को मतलब मेरे को सेम अमाउंट से खींचना है, तो इसलिए मैंने x1 मतलब जो पहली स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन है और दूसरी स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन है, दोनों को क्या किया मैंने, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी क्या होगा इसमें, एक काम करो, ऐसे मत करो,
हाँ ठीक है, ये तो x1 बराबर में क्या है x2, ये दिया हुआ, दोनों के अंदर एक्सटेंशन सेम है। अच्छा, पहली स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी आएगी, वर्क कितना करना पड़ेगा, हाफ k1 x1 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी स्प्रिंग के अंदर कितना वर्क करना पड़ेगा, हाफ k2 x2 स्क्वायर, W1 अपॉन में W2, हाफ k1 x1 स्क्वायर, हाफ k2 x2 स्क्वायर। आपको पता है हाफ हाफ बराबर है, और ऑलरेडी आपको पता है x1 x2 के क्या है, बराबर है। तो आपको दिखेगा W1 अपॉन में W2 का रेशियो किसके बराबर आ रहा है, K1 अपॉन में K2। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या होगा, W1 K2 इज इक्वल्स टू W2 K1। या फिर यही काम करो ना, छोड़ो, आपको पता K1 क्या है, ज्यादा है, K1 क्या है और K2 क्या है, K1 ज्यादा है K2 कम है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, एक से ज्यादा एक से कम। K1 ज्यादा है K2 कम है, तो उसका रेशियो क्या आएगा, एक से ज्यादा आएगा, बस तो खत्म कर दो। ये जो रेशियो आया है ना, ये रेशियो वो एक से ज्यादा आएगा, इसका मतलब W1 और W2 का रेशियो भी क्या आएगा, एक से, यानी W1 इज ग्रेटर देन W2। ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आ रखा है, ठीक है भैया। तो एक दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, दूसरे कम है, अगर दोनों को सेम अमाउंट से खींचना है, दोनों को सेम अमाउंट से खींचना, तो किसमें वर्क करना पड़ेगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आता है इस पे, ठीक है, कि सेम अमाउंट ना, एक दूसरा भी तो क्वेश्चन था इसी का टाइप का, क्या था, सेकंड याद करने में, K1 K2 से क्या है, ज्यादा है। अगर दोनों को सेम फोर्स से खींचना है तो बताओ किस केस में वर्क ज्यादा होगा, सेम फोर्स से खींचोगे तो कौन ज्यादा खींच जाएगा, K2 ज्यादा। देखो भैया, अगर K1 कम है और K1 ज्यादा है, K2 कम है, और दोनों को सेम फोर्स से खींचोगे तो कौन ज्यादा खींचेगा, K2 ज्यादा खींचेगा। यानी सेम फोर्स के लिए एक्सटेंशन किसके अंदर ज्यादा आएगी, K2 के अंदर, और जिसके अंदर एक्सटेंशन ज्यादा होगी उसके अंदर वर्क भी क्या होगा, यानी इस बार वर्क ज्यादा कहां पर होगा आपका, समझ गए। चलो प्रूफ करते हैं। तो भैया W1 कितना है, हाफ K1 x1 स्क्वायर, और आपको पता भैया x1 स्क्वायर, आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको फोर्स आपका कांस्टेंट है, फोर्स क्या होता है, kx होता है, फोर्स क्या होता है, kx होता है। दोनों को सेम फोर्स से खींच रहे हो, सेम फोर्स से खींच रहे हो, इसका मतलब फोर्स क्या है, kx। तो आप दिखो, आपको दिखेगा कि कांस्टेंट इक्वल्स टू में, ये देखो x इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में k, तो x इज इनवर्सली इक्वल टू क्या हो गया, k। यानी जिसका k ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सटेंशन क्या आएगी, कम आएगी, और जिसका k कम होगा उसके अंदर एक्सटेंशन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो किसका k ज्यादा है, तो इसके अंदर एक्सटेंशन क्या आएगी, तो x1 इज लेस देन, ये पता लग गया भैया एक चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहली स्प्रिंग के अंदर इतना वर्क किया मैंने, और दूसरी स्प्रिंग के अंदर कितना वर्क होगा, हाफ K2 x2 स्क्वायर, है ना, रिकॉर्डिंग चालू की, हाँ ठीक, ठीक है, x2। चलो दोनों को डिवाइड कर दो, W1 डिवाइड बाय W2, हाफ K1 x1 स्क्वायर अपॉन में हाफ K2 x2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको लिखूं K1 x1 इंटू में x1, किसी को आपत्ति तो नहीं है, इसको इसको मैं लिख सकता हूं K1 x1 स्क्वायर, है ना, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसको नीचे लिखूंगा K2 x2 इंटू में x2, किसी को दिक्कत। आपको पता है कि K1 x1 होता क्या है, फोर्स होता है ना, तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से खींचे जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या है, सेम है। तो W1 अपॉन में W2 किसके बराबर है, x1 अपॉन में, तो हम जानते हैं भैया हमारा x1 छोटा है, हमारा x1 क्या है और x2 क्या है, तो x1 छोटा है x2 बड़ा है, इसका मतलब ये चीज क्या आने वाली है, एक से कम, यानी W1 अपॉन में W2 का रेशियो भी क्या आ रहा है, एक से कम, यानी W1 इज लेस देन W2। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा बार आ रखा है, ठीक है, इसी स्प्रिंग से, ठीक है। बात करते हैं भैया पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
कौन सी? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसमें, चैप्टर नंबर 5 में नहीं है ना? नहीं है, चलो फिर उसमें कराएंगे ग्रेविटी वाला। अच्छा ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे आते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है? तो भैया ऐसे फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसे प्रूफ करने के लिए चलो देखते हैं भैया क्या है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज independent the nature of path। ठीक है भैया, जो वर्क डन किया आपने कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, वो किस पे डिपेंड नहीं करता? नेचर ऑफ पाथ पे। ठीक है भैया, नेचर ऑफ पाथ पे, पाथ का नेचर क्या है। ठीक है भैया, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल है, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ gravitational force is a conservative force। conservative force, so work done by it, work done by it, बस हो गया। कंजर्वेटिव लिख दो, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो अब देखिए, मैंने क्या किया, तीन अलग अलग नेचर के पाथ लिए। पहले एक बारी हमने क्या किया, एक ब्लॉक को उठाया जिसका मास क्या था? एम था। वेट कितना होगा? mg होगा। आप ऊपर फोर्स लगाओगे, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो जितना वेट होगा उससे बराबर या उससे ज्यादा। फिजिक्स में आप बराबर ही लेके चलते हो। ठीक है, आपने ए से कहां पे उठाया इसको? बी तक, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? एच। एच है, ठीक है। तो आपने वर्क कितना किया? वर्क फ्रॉम ए टू बी कितना किया? देखिए, आप ए से बी पे ले आ रहे हो। ए से वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस। तो फोर्स कितना लगा रहे हो भैया? एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने ए से बी में? एच। और आप देख रहे हो कि आपका फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रही है, तो एंगल क्या होगा? 0। तो वर्क कितना आ गया? एम जी एच। ए टू बी का वर्क आ गया। चलो ये वाला पाथ हो गया। ठीक है, दूसरा वर्क कर रहे हैं भैया, लेकिन पाथ हमारा ही है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पिछली बार किसी में आया भी हो। ठीक है, ये है एक ब्लॉक, ये है एंगल थीटा। ये क्या हुआ? तूने बोला क्या? जी, ये क्या हुआ? कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉर्मल। ठीक है, ये क्या हुआ? कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे थीटा बनेगा तो एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा का बनेगा कि यहाँ पे? अच्छा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, आप ले आ रहे हो, आप इसकी ऊंचाई कितनी है? एच है, लेकिन आपका रास्ता इंक्लाइंड है ना? स्कूटर चढ़ा रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना? स्कूटर चढ़ाने का रैंप नहीं होता, वही चढ़ा रहे हैं। ठीक है, ए से बी सी। ठीक है भैया, तो बन गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, और ये फोर्स कितना, किसके बराबर होगा तिवारी? किसके बराबर होगा ये? सारे फ्रिक्शन तो ही ना इसमें, फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं ले रहा। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। वर्क फ्रॉम ए टू बी कितना होगा भैया? फोर्स, फोर्स कितना है? एम जी साइन थीटा। ये तो हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए बी। अभी ए बी की वैल्यू पता नहीं अपने को। और कॉस 0 होगा, क्योंकि फोर्स भी ऊपर लग रहा है, और ए बी भी ऊपर की तरफ, ए से लेके बी तक भी ऊपर, मतलब फोर्स भी ऊपर लग रहा है, और ए से बी आप जा रहे हो, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अच्छा, ये cos 0 1 हो गया, तो डब्ल्यू ए बी कितना आएगा?
एम जी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनियस क्या है, इनटू में ए बी से ए बी क्या हुआ, तो वर्क कितना आ गया एम जी एच, ये आ गया ए बी। देखो हमने नेचर ऑफ पाथ तो चेंज किया, पाथ की लंबाई भी बढ़ गई है पहले से ज्यादा, लेकिन आप जमीन से उसी हाइट पे ले आ रहे हो तो वर्क वही आ रहा है सेम, एम जी एच है ना। इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ। ठीक है, पहला प्रूफ ही हो गया, ये काफी याद आता। दूसरा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन a क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू जीरो। क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्णन क्या होता है भैया, जीरो होता है ना। अब देखिए चलो इसे प्रूफ करते हैं। तो यही रास्ता ले लूं प्रूफ करने के, तो मेरे पे 1000 तरीके हैं, कुछ भी कर लूं, लेकिन जो आपको ठीक लगे वही कर लेना। एम जी पेट है और वेट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये लाइन खींच दी मैंने, थीटा ये क्या होगा एम जी, और ये क्या होगा एम जी साइन थीटा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन ए बी, वर्क ए टू बी कितना होगा, ठीक है, बाय वर्क फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी बाय एम जी साइन थीटा। अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, ए से, तो एम जी साइन थीटा कितना वर्क करेगा, ए से बी की तरफ जा रहा हूं मैं, ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो ये एम जी साइन थीटा कितना वर्क करेगा, ये करेगा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू में ए बी। कैसे, क्योंकि भैया वो लग रहा है नीचे की तरफ और आप जा कहां रहे हो, तो उस वक्त जब आप ऊपर जा रहे थे तो मैंने कहा एम जी साइन थीटा वर्क कितना कर रहा है। आप ब्लॉक को ले आ रहे हो, आप ले आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वक्त उसके ऊपर एक कंपोनेंट और तो लग रहा है। कौन लग रहा है, एम जी साइन थीटा लग रहा है, वो भी अपना वर्क कर रहा होगा। आप ऊपर ले आ रहे हो, आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, वो साइड में रखो, लेकिन उसी वक्त एक और कंपोनेंट नेगेटिव वर्क कर रहा है, जो कि क्या हुआ एम जी साइन थीटा है। ठीक है, और उसके वर्क की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई। अच्छा, वर्क फ्रॉम बी टू ए बाय एम जी साइन थीटा बी टू ए में वर्क क्या करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन भी हुई है, और आप बी से ए पे ले आ रहे हो, नीचे डिस्प्लेस कर रहे हो बॉडी को, तो वर्क क्या आएगा बी से ए का, एम जी साइन थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है ए बी। अब देखिए भैया, ए से बी गए और बी से ए पे आ गए, ये क्लोज पाथ हो गया। क्या हो गया, ए से बी गए, बी से ए पे आ गए, टोटल वर्क डन क्या होगा, देन टोटल वर्क डन W फ्रॉम ए टू बी प्लस W फ्रॉम बी टू, ये क्या हुआ माइनस एम जी साइन थीटा ए बी प्लस एम जी साइन थीटा ए बी। काटा पीटी करो, आंसर क्या आ गया, जीरो। क्लोज पाथ में वर्डन क्या आ गया, जीरो आ गया। एक ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, हेलो भाई, तुम्हें गाली देने का ऑप्शन नहीं आता क्या यार, तंग कर लिया इन्होंने, इलेक्शन कमीशन। एक तो पता नहीं, जिसको भी ब्लॉक कर दो दूसरे नंबर से कर देगा। चलो ठीक है भैया, कहाँ पे तुम हो गया ना। ठीक है, अगला है दो प्रॉपर्टी ना। अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। अब ये थोड़ा अलग सा है और इसका इस्तेमाल भी बहुत कम ही होता है। ठीक है, कह रहा है जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। देखिए, जब आप किसी भी चीज को ना लेंथ से डिवाइड कर देते हो ना, तो वो ग्रेडियंट बन जाता है। क्या बन जाता है,
ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन में लेंथ क्या हो जाएगी, प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन में लेंथ फोर्स ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होता है किसके बराबर होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के। किसके बराबर होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के। इसको प्रूफ करते हैं, ये भी कोई खास नहीं है प्रूफ, ठीक है। देखिए एक बॉडी है जो अभी यहां पर रखी हुई है, इसकी एनर्जी कितनी है यू, ठीक है। ये इसका वेट कितना है mg, mg आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्या होता है, ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये यहां से यहां तक आ गई, कितना नीचे आई, डेल्टा एक्स नीचे आ गई, ठीक है। ए से कहां पे आ गई, बी पर। तो एनर्जी बढ़ी होगी कम हुई होगी, ए से बी पे आने पर एनर्जी बढ़ी है कम हुई है, कम हुई है, u माइनस डेल्टा यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, जैसे नीचे आती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। तो वर्क क्या हुआ, देखिए वर्क, वर्क ए टू बी, ए से बी का वर्क क्या होगा, देखिए वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी, क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। अगर आपके पास मान लीजिए 100 जूल एनर्जी थी पॉइंट ए पर, और पॉइंट पे बी पर जाते आते वो एनर्जी क्या होगी 80 जूल, तो आपने वर्क कितना किया, कैसे पता लगा मुझे, एनर्जी का डिफरेंस आ गया। तो अगर जो वर्क हुआ होगा इस बॉडी ने, अगर ए से बी तक में कोई वर्क किया होगा तो एनर्जी का डिफरेंस आया होगा, तो वर्क किसके बराबर होगा, एनर्जी डिफरेंस के, ठीक है भैया। तो भैया मैंने कहा वर्क ए टू बी में क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी के बराबर आया। चेंज इन एनर्जी क्या, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है, यू माइनस, और इनिशियल कितनी है, यू यू कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा यू क्या आ गया, वर्क आ गया ए से बी का, ए टू बी का, ये ध्यान रखना। और हम जानते हैं भैया वर्क फ्रॉम, अब देखिए ये नीचे बॉडी क्यों आई, क्योंकि mg इसको नीचे लाया है। अगर mg नहीं होता तो क्या ये नीचे आ जाती, नहीं आती। तो वर्क को हम क्या लिखते हैं, एंड वर्क ए टू बी क्या होगा, फोर्स इंटू में, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स। mg कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, डेल्टा एक्स। तो मुझे पता लगा ए से बी का वर्क ए किया रखा है, ए से बी का वर्क किया रखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा एक्स इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपका, माइनस डेल्टा यू। तो हमने प्रूफ कर दिया भैया, क्या प्रूफ किया, देखो कि कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू में माइनस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स, ये आ गया। यानी पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के। ये प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। अब आते हैं भैया मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाता है भैया, मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाता है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या कहलाता है भैया, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, ठीक है भैया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नहीं यार ये मैकेनिकल टोटल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी दोनों होती है ना ये, टॉपिक कुछ और था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अकॉर्डिंग दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू, मतलब काइनेटिक के अंदर जो चेंज हुआ है उतना ही कि उसका अपोजिट किसके अंदर चेंज होगा, पोटेंशियल के अंदर, और उनको जोड़ोगे तो सम क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अभी प्रूफ आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस, मैकेनिकल लिख दो या टोटल एनर्जी भी लिख दो, टोटल एनर्जी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम के बराबर आता है। बाकी ये क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल बराबर में क्या आता है, जीरो। मतलब समझो जरा इसको, इसको समझिए। एक बॉडी, एक बॉडी आसमान से नीचे की तरफ आ रही है,
जब वो गिरना चालू हुई थी इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर थी, तो उसके पास इसकी वेलोसिटी जीरो थी, वेलोसिटी जीरो थी तो काइनेटिक क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन इस वक्त हाइट मैक्सिमम थी तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मान लीजिए 100 जूल थी, क्या थी, 100 जूल थी। गिरते हुए, ये गिरते हुए कहां पे आ गई, बी पॉइंट पर, कहां पे आ गई, तो काइनेटिक अभी भी जीरो होगी क्या, अब तो वेलोसिटी आ चुकी है, तो इसके पास काइनेटिक कितनी होगी, मान लीजिए 50 जूल, कितनी होगी, तो पोटेंशियल इसके पास कितनी हो जाएगी, अब 85 जूल हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो काइनेटिक के अंदर चेंज कितना है, काइनेटिक बढ़ी है घटी है, बढ़ी है ना, तो आएगा +50 जूल। और पोटेंशियल क्या हुई है, घटी है, तो पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, -50 जूल। सम करोगे तो सम क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ गए, समझ गए। तो खैर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, शो दैट a freely falling body has constant mechanical energy। ये शो करो कि भैया गिरती हुई बॉडी के जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी। ये भैया ए पॉइंट पर थे, पहले ए पॉइंट पर, फिर गिरती हुई कहां पे आ गई, बी पॉइंट पर, फिर गिरती हुई कहां पे आ गई, सी पॉइंट पर। सी पॉइंट कहां पर है, ग्राउंड पर है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एच है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एक्स है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, h-x है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं ए पर, ये ड्रॉप किया है, क्या किया मैंने, यहाँ पे ड्रॉप करना है, ड्रॉप कर रहे हो तो अभी ये ए पॉइंट के बारे में सारी बातें करूंगा मैं, ठीक है। एट पॉइंट ए, अगर मैं एट पॉइंट ए की बात करूंगा तो देखिए भैया, ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी, काइनेटिक ए प्लस पोटेंशियल है। काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी, एम जी हाइट ऑफ ए, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस। देखिए पोटेंशियल में हमेशा जो हाइट लेते हो जमीन से ही लेते हो, क्या लेते हो, ठीक है। तो हाफ मास, आपको पता है ए पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, क्यों, क्योंकि आपने ड्रॉप किया है, तो ए जब आप ड्रॉप करते हो ना उस वक्त उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती, प्लस एम जी, जब ए पॉइंट की हाइट क्या है जमीन से, एच, तो सॉल्व किया था क्या आ गया, एम जी एच, ये तो जीरो हो गया, केवल क्या आ गया, यानी ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रही है आपकी, एम जी एच। अब आते भैया बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी होगी, काइनेटिक बी प्लस पोटेंशियल बी। काइनेटिक बी क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी, एम जी हाइट ऑफ बी। अच्छा लेकिन आपको पता है बी की, बी पॉइंट की वेलोसिटी तो हमें पता ही नहीं है, हाइट ऑफ बी तो पता लग जाएगा ना, बी पॉइंट की हाइट कितनी है जमीन से, h-x, लेकिन बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो भैया बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए अपने को क्या करेंगे, ए टू बी की मोशन लूंगा, ए से बी तक की मोशन लूंगा, ठीक है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एस। वी क्या है, बी पॉइंट की वेलोसिटी, क्या है, यू क्या है, ए पॉइंट की वेलोसिटी। दो बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा जी, और डिस्टेंस एस क्या है, वो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, कितना किया, एक्स। तो भैया वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2g, चलो भैया हाफ एम, वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस एम जी, हाइट ऑफ बी पॉइंट की कितनी है भैया, h-x है ना, तो उसे दो कैंसिल हो गया, एम जी एक्स प्लस एम जी एच, और ये फिर क्या हो, माइनस एम जी, ये कट मर गया, क्या बचा आपका, एम जी एच, यानी बी पॉइंट की भी एनर्जी क्या आ गई, इतनी आ गई। हम बात करते भैया सी पॉइंट, एट पॉइंट सी, सी की टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक सी प्लस हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी स्क्वायर प्लस एम जी हाइट ऑफ सी, ठीक है, एम जी। तो भैया वेलोसिटी एट पॉइंट सी के लिए ए टू सी का आप मोशन लो, ए टू, ए जो होगा वो इनिशियल होगा, सी क्या होगा, फाइनल होगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एस। अच्छा वी क्या है, सी पॉइंट की वेलोसिटी, यू क्या है, ए पॉइंट की वेलोसिटी,
2, बॉडी नीचे आ रही है तो जी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया h, तो वीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2g, तो ये हाफ मास वीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gh प्लस एम जी। सी पॉइंट की हाइट क्या भी है, तो जमीन पे टच कर गया, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या गया एम जी सी फुट। क्या आपने देखा कि गिरती बॉडी की हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या आ रही है एम जी एच एम जी एच एम जी एच। ए पे भी वही आई है, बी पे भी वही आई है, और सी पे भी वही आई है ना। अब बात करते हैं भैया कोलिजन। कोलिजन ठीक है, कोलिजन पढ़ने से पहले आपको कोलिजन के एक पैरामीटर के बारे में पता होगा, तभी आप कोलिजन को सही तरीके से जान सकते हो। एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कॉफ है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है भैया। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो ये भैया एक मास m1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है u1, ये एक मास क्या है m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या है u2। मैंने कहा u1 इज ग्रेटर देन, मतलब ये तेज चल रहा है और ये क्या है स्लो चल रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद आप देखोगे दोनों टकरा जाएंगे, टकराएंगे ना, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी तो तेज चल रही है, आगे वाली क्या हो रही है स्लो चल रही है, तो दोनों आपस में टकरा जाएंगे। टकराएंगे तो ये वाली इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी और ये वाली इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी, तो इस वाली के ऊपर ऐसे फोर्स लगा, इस वाली के ऊपर ऐसे फोर्स लगा। अच्छा बताओ किसकी स्पीड बढ़ेगी इसमें, किसकी स्पीड बढ़ेगी, क्यों, इसकी मोशन कहाँ हो रही थी, इधर और थी, राइट साइड में और थी ना m1 की, और इसकी भी मोशन कहाँ और थी, स्पीड किसकी बढ़ती है, जब मोशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, किसकी मोशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में, F2। आप M2 पे देखोगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है और इसकी जो मोशन है दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बढ़ जाएगी। और इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, इसकी मोशन इधर है और इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है इधर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी घट जाएगी। अब देखोगे थोड़ी देर बाद तो जो m1 है वो v1 वेलोसिटी चलने लगा स्लो स्पीड से, और जो m2 है वो v2 वेलोसिटी चलने लगा, v2 वेलोसिटी चलने लगा, ठीक है। बैठिए बैठिए यहीं पे, ठीक है। तो अब कौन चल रहा है तेज, अब चल रहा है v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है। तो टकराने से पहले u1 u2 से ज्यादा था, टकराने के बाद v2, ये है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, कोलिजन कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी क्या है u1 माइनस, ज्यादा पहले ज्यादा ये थी, तो रिलेटिव दो बॉडी के बीच में जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना, दोनों की वेलोसिटी को क्या करो माइनस कर दो। यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी है इसके और इसके बीच में, तो आप हमेशा क्या करो ज्यादा वाली माइनस कम वाली, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब ज्यादा कौन हो गया भैया, अब ज्यादा कौन हो गया v2, तो क्या लिखोगे v2 माइनस v1। जब आप इनका रेशियो निकालोगे v2 अपॉन में v1 और u1 माइनस u2, इसी को हम क्या कहते हैं भैया कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और अगर मैं बात करूं फॉर इलास्टिक कोलिजन, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, फॉर इलास्टिक कोलिजन इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या हुआ कि v2 माइनस v1 इक्वल्स टू में u1 माइनस u2। इलास्टिक कोलिजन में आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी पहले थी वही क्या होगी बाद में भी होगी। कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी और कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता ना, इनिशियल मोमेंटम बराबर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक बराबर में। तो इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन
इलास्टिक कोलिजन, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो भैया ध्यान रखना कि इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, ठीक है भैया। दूसरा, इनिशियल काइनेटिक बराबर में फाइनल काइनेटिक। इलास्टिक कोलिजन के अंदर ये दो प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना, केवल ये इलास्टिक कोलिजन में ही अप्लाई होती है। दूसरी अच्छा इन इलास्टिक लिख दिया, इलास्टिक है भैया, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में हमेशा ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन ठीक है, इन इलास्टिक, ठीक है, वो मैं पता क्या बोला था, इन इलास्टिक कोलिजन, समझा, वो साथ में लिख दिया था, मतलब वही बन जाता उल्टा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल होता है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक, ठीक है भैया। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान है तो कोलिजन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है कोलिजन, ठीक है भैया। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन एनसीईआरटी का डिस्कस करके अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा, मतलब कल की क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है भैया। तो सैंपल पर सारे बच्चे क्लास ले, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।